नमस्कार दोस्तों। आज मैं बीकानेर के एक साहित्यकार राजेंद्र जोशी जी की कहानी पढ़ूंगी। आप हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में विभिन्न विधाओं में पिछले 3 दशकों से निरंतर लिख रहे हैं। आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मजदूरी की पोटली। रात को ओले पड़ने से आज ठंड कुछ अधिक थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बाबा के साथ घेरा बनाकर अलाव ताप रहे थे। सुबह तो कब की हो गई, दोपहर होने वाली थी। आकाश तो मानो मेघ रहित होने के बाद भी धरती के करीब ही दिख रहा था। दूर से आ रही गाड़ी दिन में लाइट जलाकर बाबा के कच्चे मकान की तरफ आती दिख रही थी। आइए आइए ठेकेदार जी, बैठिए, अलाव ताप लीजिए। हाँ बाबा, आज तो हाड़ कंपाने वाली ठंड है। कैसे आना हुआ इस मौसम में ठेकेदार जी? बाबा, आप तो जानते ही हैं, मेरा जब भी काम पड़ा है आप ही के मजदूर लगाता हूँ। हाँ हाँ ठेकेदार जी, यह तो आपकी मेहरबानी है। देखो बाबा, इस बार आपके गांव की स्कूल में ही मुझे काम मिला है। मैं चाहता हूँ कि आपके तीनों बच्चे और गांव के अन्य लोगों को आप काम पर भिजवा दें। बाबा, यह पकड़ो आपके तीनों बच्चों का पिछला हिसाब। ठीक है ठेकेदार जी, आ जाएंगे मेरे तीनों बच्चे। ठेकेदार को मालूम था यहाँ के सभी मजदूर मन लगाकर अच्छा काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए कोई पान बीड़ी का भी खर्चा नहीं होता। ठेकेदार छोटे छोटे बच्चों को ही काम पर लगाता था। बाबा ने रामू, हनुमान और कालू को अगले दिन काम पर जाने का हुक्म दे दिया। रोज की तरह तीनों के लिए माँ ने 4-4 रोटी, प्याज और हरी मिर्च तैयार कर दी थी। तीनों की अलग अलग पोटली। पिछले महीने माँ की साड़ी जो पहनते पहनते महाराणा सांगा हो चुकी थी, उसी के कपड़े में तीनों का खाना बांधा गया था। सुबह के समय गांव के कुछ बच्चे स्कूल जाते और ये तीनों काम पर। कालू बड़ा उतावला था आज काम पर जाने के लिए। स्कूली बच्चों के साथ ही कालू गांव के अंदर से स्कूल की सड़क पर चल पड़ा। वह अपने मित्रों को स्कूल जाता देखकर मन ही मन सोचने लगा कि स्कूल कैसी होती है। आज तो कालू स्वयं ही स्कूल जा रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्कूल पढ़ने जाए या काम पर। आज ठंड कुछ अधिक थी। स्कूल में बच्चे कम ही आए थे। पिछले 20 वर्षों से स्कूल में एक ईंट नहीं लगी। अब स्कूल की 4 दीवारी और कमरे बन रहे हैं। आज सरपंच साहब के हाथों से निर्माण का काम शुरू होना है। सरपंच साहब आने वाले हैं, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। ठेकेदार ने अपने काम के सामान के साथ भरपेट नाश्ते की व्यवस्था भी कर रखी है। ठेकेदार चाहे जैसा घटिया सामान लगाए, बस सरपंच साहब को राजी करके रखे और खूब पैसे कमाए। उधर स्कूल के मास्टर जी का मन विचलित हो रहा है। सरपंच साहब कभी भी आ सकते हैं। स्कूल में कम बच्चे देखकर मास्टर जी को फटकार और तबादले की धमकी का डर सताने लगा। स्कूल पहुंचे हुए बच्चों को फिर से गांव की ओर दौड़ाया गया, दूसरे बच्चों को बुलाने के लिए। फिर भी संख्या नहीं बढ़ी। काम की तैयारी तो ठेकेदार ने करवा ही दी थी। यह तैयारी बच्चों ने ही की थी। मास्टर जी की नजर रामू, हनुमान और कालू पर पड़ी। एक साथ 3-3 बच्चे। मास्टर जी ने उन तीनों को बरामदे में होने वाले कार्यक्रम में बच्चों की टोली में दरी पर बैठने का आग्रह किया। कालू तो तैयार ही था। उसने रामू और हनुमान को साथ लिया और ठेकेदार को कहकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में सरपंच साहब आ गए। सरपंच साहब को मालाएं पहनाई गई, साफा बांधा गया। सरपंच साहब ने ऊपरी मन से ठेकेदार को अच्छे काम की नसीहत भी दे डाली। आज ही सभी बच्चों को निशुल्क बस्ते, किताबें, कॉपियां, स्लेट और अन्य सामग्री सरपंच साहब के हाथों भेंट की गई। भेंट में रामू, हनुमान और कालू को भी बस्ते मिले। बस्ते लेते हुए फोटो भी खिंचवाए गए। सरपंच साहब ने भाषण दिया, शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। सभी बच्चों से कहा कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तुम सब मन लगाकर पढ़ो। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे घर परिवार का मान बढ़ेगा, हमारे गांव का सम्मान होगा।
सरपंच साहब भाषण देकर चले गए, किंतु कालू को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसके मन में उमंग उठने लगी। वह मुग्ध भाव से किताबों के पन्ने पलटने लगा। उसे पढ़ना नहीं आता था, किंतु किताबों के पन्ने पलटते उसे अमाप खुशी हो रही थी। अचानक हनुमान ने उसको कहा, किताबों के पन्ने पलटने से क्या होगा कालू? हम इन बस्तों और किताबों का क्या करेंगे? बाबा तो हमें पढ़ा नहीं सकते, वो तो खुद बीमार रहते हैं। घर का खर्चा चलता रहे, इस मजबूरी में ही तो वे हम बच्चों को मजदूरी पे भेजते हैं। रामू ने भी सहमति में सिर हिलाया। हनुमान तीनों में बड़ा था। समझाने के स्वर में बोला, ये बस्ते और किताबें हम मास्टर जी को वापस कर देते हैं। हम तो यहाँ मजदूरी करने आए हैं भाई। रामू ने उसकी बातों का समर्थन किया। हाँ, यही ठीक रहेगा। हमें पढ़ना लिखना है नहीं, फिर इन बस्तों और किताबों का क्या करेंगे? कालू कुछ देर सोच विचार करता रहा, फिर बोला, हम तीनों ये बस्ते हेडमास्टर जी को अभी सौंप देते हैं। घर नहीं ले जाएंगे, कल वापस उनसे ले लेंगे और कक्षा में बैठकर पढ़ेंगे। इतना कहकर कालू ने तीनों के बस्ते स्कूल में ही हेडमास्टर जी को देकर कह दिया, सर ये बस्ते हम स्कूल में ही रखेंगे और हमेशा सुबह यहीं से ले लेंगे। कोई बात नहीं, पर कल समय पर स्कूल तो आओगे ना? तुम तीनों को स्कूल में भर्ती होना है, कल फॉर्म भी भर कर दे देना, मास्टर जी ने हिदायत दी। जरूर मास्टर जी, कालू ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। मास्टर जी ने स्कूल के कमरों को ताले लगाए, ठेकेदार का दिया हुआ चाय नाश्ता किया और चल दिए। ठेकेदार ने तीनों को अगले दिन दोपहर 12 बजे से काम पर आने को कहकर विदा लिया। स्कूल की चारदीवारी में कालू ने अपने दोनों भाइयों से कहा, देखो हमें 12 बजे नहीं, सुबह 7 बजे ही आना है। 7 से 12 स्कूल और 12 से 6 तक मजदूरी करेंगे। लेकिन तुम यह बात बाबा तो क्या, मां को भी मत बताना। तीनों ने एक साथ सौगंध लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर तीनों ने अपनी अपनी पोटली आले में रखी। कालू ने बाबा से कहा, बाबा यह काम तो दिन भर का है, सुबह 7 से लेकर रात के 7 बजे तक। कोई बात नहीं बेटा, ठेकेदार जी घर ही के आदमी हैं, गांव का काम है, कर लो। हाँ, बाबा को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। अगले दिन से सुबह सुबह पोटली लेकर तीनों चल दिए। स्कूल में अपने अपने बस्ते लेकर शुरू कर दिया पढ़ाई का काम। कालू को बहुत मजा आ रहा था। उसने हनुमान और रामू को भी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। आधी छुट्टी हुई, सभी बच्चे बरामदे में लाइन लगाकर बैठे। कालू भी हनुमान और रामू के साथ बैठ गया। मास्टर जी ने सभी को हाथ मुंह धोने का आदेश दिया। पहले भोजन मंत्र का वाचन हुआ। थोड़ी देर में सभी को गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। स्वादिष्ट और लजीज भोजन खाकर हनुमान और रामू और कालू बड़े खुश हुए। खाना खाने के बाद सभी ने अपनी अपनी थाली धोकर रख दी। हनुमान को चिंता सताने लगी कि अब उन पोटलियों का क्या करेंगे जिसमें माँ ने खाना बांध कर दिया था। उसे पोल खुलने का डर लगा। स्कूल की छुट्टी हुई। आज फिर बस्ते हेडमास्टर जी के कमरे में रख दिए गए। ठेकेदार आया, काम शुरू करवाया। कालू ने ठेकेदार से कहा, ठेकेदार जी आपका सामान गाय गधे बिखेरते हैं, हम आप कहो तो हम सुबह 7 बजे आकर इस सामान की रखवाली कर देंगे। ठेकेदार की हाँ हो गई। रखवाली की दिहाड़ी अलग होगी। दिन भर काम के बाद घर जाने से पहले कालू के साथ वहीं तीनों की मीटिंग हुई। कालू ने कहा, हाथ मुंह धोकर अपनी अपनी मजदूरी वाली पोटली खोलकर अपन भोजन कर लेते हैं। पहले भोजन मंत्र पढ़ ले, पर अभी पूरा याद नहीं हुआ था। खैर, कालू उतावला था। कालू ने कहा, देखो हम सुबह स्कूल में भोजन करेंगे और शाम का भोजन हमारी मजदूरी पोटली का। यह सिलसिला चल पड़ा। उनकी किस्मत से ठेकेदार को अगले कई वर्षों तक गांव या फिर पड़ोस के गांव में काम मिलता रहा। तीनों ने 10वीं कक्षा तक ऐसे ही पढ़ाई की और अब 10वीं के परिणाम का इंतजार था। कालू 10वीं की बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर आया था। मास्टर जी अखबार लेकर कालू के घर आए। बाबा को कालू का फोटो दिखाया और उनसे मिठाई मांगने लगे। बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मास्टर जी ने बताया,
कालू 10वीं बोर्ड में प्रथम स्थान पर आया है। हनुमान और रामू भी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। बाबा जी कुछ समझते तब तक घर पर गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। ढोल नगाड़े बजने लगे। बाबा को मास्टर जी ने समझाया, अब आपके तीनों बेटों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। हाँ बाबा, रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ वजीफा भी मिलेगा। वजीफा की बात सुनकर बाबा की आंखें खुली। कितना मिलेगा? मास्टर जी ने जोड़ बाकी करके बताया, मजदूरी से अधिक अधिक ही बैठे रहा है। मजदूरी से अधिक ही बैठ रहा था। बाबा जी बड़े खुश हुए। कालू, हनुमान और रामू बाबा के पैर छूने आगे बढ़े। खुशी के मारे बाबा के आंखों से आंसुओं की बरखा होने लगी। उन्होंने अपने तीनों बेटों को छाती से लगा लिया। मजदूरी की पोटली कामयाब हो गई। बाबा जी अब पढ़ाई का महत्व समझ गए थे। अब वे अपनी बीमारी भूलकर गांव के अन्य अनपढ़ बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। गांव में बाबा सबसे बुजुर्ग थे। बाबा की बात मानी गई। उनके गांव के साथ पड़ोस के गांव के बच्चे भी स्कूल जाने लगे। लड़के लड़कियां दोनों साथ पढ़ते। गांव में एक भी निरक्षर नहीं रहा। बेरोजगारी भी रोजगार में बदलने लगी। कैसी लगी ये कहानी? आपके कमेंट मेरा प्रोत्साहन करेंगे और मैं आपके लिए फिर एक कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को राजस्थानी में राम राम।